कहानी की शुरुआत एक इंटेंस और टेंस एटमॉस्फेयर से होती है, जहां पार्टी की एक मेंबर किमाकी सबको इन्फॉर्म करती है कि एक विशाल गुरेन नायरी, जो कि एक खतरनाक रेड ड्रैगन है, कल से ही बाहर उनका वेट कर रहा है। ये सुनकर सर थंडरिंग वॉइस यानी वियोर की पार्टी तुरंत अलर्ट हो जाती है। सेराफीना, जो कि एक ब्रेव वॉरियर प्रिंसेस है, डिसाइड करती है कि वॉरियर्स और नाइट्स होने के नाते उन्हें हमेशा फ्रंट लाइन पर खड़े होकर लड़ना चाहिए। वो अपनी सोर्ड निकालकर बाहर आती है और बाकी लोगों को बैकअप पोजीशन लेने का ऑर्डर देती है। जैसे ही वो बाहर आती है, उसको ड्रैगन की विल पावर का एक भयंकर प्रेशर फील होता है। ड्रैगन का साइज और उसकी आंखों की प्रेजेंस इतनी इंटिमिडेटिंग होती है कि सेराफीना को तुरंत रियलाइज हो जाता है कि ये कोई आम बीस्ट नहीं है। ड्रैगन सीधे अटैक नहीं करता, बल्कि अपने अपोनेंट को क्लोजली ऑब्जर्व करता है, जो ये दिखाता है कि वो किस हद तक श्रूड और चालाक है। फिर अचानक से उनके बीच बैटल स्टार्ट होती है। वियोर अपनी टेक्निक से ड्रैगन की फ्लेम ब्रेथ को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन सेराफीना नोटिस करती है कि ड्रैगन अभी भी उन पर भारी पड़ रहा है। वो सोचती है कि अगर उसने अपनी सिल्वर फ्लावर टेक्निक का यूज नहीं किया होता तो उसको डेफिनेटली सीरियस इंजरीज आती। वियोर उसे समझाता है कि जब तक ड्रैगन जमीन पर है, यही उनके पास अटैक करने की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर एक बार वो हवा में उड़ गया तो सिचुएशन उनकी डिसएडवांटेज में चली जाएगी। दोनों मिलकर ड्रैगन पर अटैक करते हैं, लेकिन ड्रैगन का फिजिकल डिफेंस इतना सॉलिड होता है कि उसकी स्केल्स के बीच में भी कोई वल्नरेबल गैप फील नहीं होता। सेराफीना समझ जाती है कि ये नॉर्मल फाइट नहीं है, बल्कि ये बैटल अब विल पावर की अट्रिशन यानी एंड्योरेंस और पेशेंस का टेस्ट बन चुकी है। इसी दौरान सिचुएशन को अपने हाथ से निकलता देख किमाकी अपनी एक सीक्रेट इन्वेंशन निकालती है, जो कि एक स्पेशल चेन डेटोनेशन ड्रैगन बॉम्ब है। बाकी पार्टी मेंबर्स जैसे कि नन और ड्वार्फ गर्ल उसे फोर्सफुली रोकने की कोशिश करते हैं। वो किमाकी को याद दिलाते हैं कि पिछली बार उनका फ्लैश ग्रेनेड भी इस मॉन्स्टर पर बेअसर रहा था और इस बॉम्ब को यूज करने से फ्रेंडली फायर का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पर किमाकी अपने इन्वेंशन को टेस्ट करने के लिए बेचैन होती है और किसी की नहीं सुनती। वो वार्निंग देकर बॉम्ब ड्रैगन की तरफ फेंक देती है। एक बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजन होता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। लेकिन जैसे ही धुआं छटता है, सब देखते हैं कि ड्रैगन अपनी जगह से हिला तक नहीं है। किमाकी खुद इस फेलियर को एक्सप्लेन करती है कि उस बॉम्ब में उसकी कोई विल पावर शामिल नहीं थी, इसलिए ड्रैगन के ऊपर उस ब्लास्ट का असर ना के बराबर हुआ। अब ड्रैगन इन अटैक से तंग आकर हवा में उड़ने लगता है और एक मैसिव फ्लेम अटैक प्रिपेयर करता है। सेराफीना और वियोर दोनों समझ जाते हैं कि ये डायरेक्ट अटैक उनके लिए डेडली हो सकता है। वियोर आगे आता है और सेराफीना को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि उसकी आर्मर और उसकी आवाज मिलकर इस विल पावर एनहांस्ड फ्लेम को झेल सकती हैं, इसलिए सेराफीना उसके पीछे कवर ले। जैसे ही ड्रैगन अटैक करने वाला होता है, कहानी में एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। अचानक से आसमान से व्यूफमेक नाम की एक परी यानी फेरी उड़ती हुई अपीयर होती है। सभी लोग उसे वहां अचानक देखकर पूरी तरह चौंक जाते हैं। फेरी बताती है कि उसे इस रेड ड्रैगन ने खुद यहां बुलाया है, क्योंकि वो ऑक्फियम और इल्डोरिन की वेसल से आमने सामने बात करना चाहता है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात उन लोगों के लिए तब होती है जब वो विशाल ड्रैगन सीधी इंसानों की भाषा में उनसे कम्युनिकेट करने लगता है। ड्रैगन, जिसका नेचर सबको पहले सिर्फ एक माइंडलेस और वायलेंट बीस्ट लग रहा था, वो दरअसल काफी वाइज और इंटेलिजेंट निकलता है। फेरी उन्हें एक्सप्लेन करती है कि असल में वो ड्रैगन की ड्रैगन विल को ट्रांसलेट करके उन्हें साउंड्स की फॉर्म में इंटरप्रेट कर रही है। हालांकि ड्रैगन का मानना है कि जिन क्रीचर्स के पास स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, उनके लिए आपस में कम्युनिकेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। ड्रैगन उन्हें बताता है कि उसने अभी तक उन पर जो भी अटैक्स किए थे, वो उन्हें मारने के लिए नहीं थे, बल्कि सिर्फ उनकी पावर और विल पावर को टेस्ट करने के लिए थे। वो उन्हें समझाता है कि अगर उसको उन्हें मारना ही होता तो वो आसमान से लगातार फ्लेम्स बरसाता रहता और खुद जमीन पर आकर उनके क्लॉज की रेंज में आने का बेवकूफी भरा रिस्क बिल्कुल नहीं लेता। उसने उन्हें टेस्ट इसलिए किया क्योंकि इल्डोरिन, जो कि सेराफीना का होमलैंड है, एक लंबे अरसे के बाद वापस इस टेरिटरी में अपीयर हुआ है। ड्रैगन्स की स्ट्रिक्ट कस्टम्स के मुताबिक किसी भी नए पड़ोसी या स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस को फैंग, क्लॉ और विल पावर के थ्रू आजमाना एक लाजमी परंपरा है। चूंकि सेराफीना और वियोर ने उसके भयंकर अटैक्स को एंड्योर कर लिया है, इसीलिए ड्रैगन की नजरों में वो उनसे बात करने के लायक साबित हुई हैं। इस डिटेल कॉन्वर्सेशन के दौरान वियोर ड्रैगन से एक सवाल पूछता है जो उसके दिमाग में तब से चल रहा था। वो बताता है कि हाल ही में उसके गांव वालों ने एक नोरी सुबेरी यानी एक ब्लैक क्रीचर को हंट करके मारा था। वियोर पूछता है कि अगर ड्रैगन्स इतने ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट होते हैं, तो उसके जैसे छोटे और आम लोग एक इतने विशाल और स्ट्रॉन्ग बीस्ट को कैसे हरा पाए। ड्रैगन बिना किसी गुस्से के बहुत ही कामनेस के साथ जवाब देता है कि वो क्रीचर जिसकी उन्होंने जान ली, वो जरूर सिनाइल यानी अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर होगा।
ऐसे स्टेज में क्रीचर्स अपनी सारी मेंटल और फिजिकल फैकल्टीज धीरे धीरे खो देते हैं। ड्रैगन उन्हें एक डीप रियलिटी समझाता है कि नेचर का लॉ सबके लिए सेम और अनचेंजेबल है। चाहे वो इंसान हो, बीस्ट्स हो या फिर पेड़ पौधे, सभी को एक ना एक दिन डिके और डेथ को फेस करना पड़ता है। जब वो ओल्ड और वीक हो जाते हैं तो उन्हें इस नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग हार माननी पड़ती है और उनकी बॉडी आने वाले नए लाइफ फॉर्म्स के लिए सस्टेनेंस यानी पोषण बन जाती है। इस कंटिन्यूअस नेचुरल फ्लो को एक्सेप्ट करना ही उनकी लाइफ का असली सच है। ये प्रोफाउंडली फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन सुनकर सभी लोग ड्रैगन की विजडम और सोच से डीप इंप्रेस होते हैं और ड्रैगन अपना टेस्ट पूरा होने के बाद उन्हें अलविदा कहकर वापस अपने घर लौट जाता है। बाकी सभी पार्टी मेंबर्स इस ब्यूटीफुल रोमांटिक कंक्लूजन पर बहुत खुश होते हैं और दोनों को चिढ़ाते हैं। उसके बाद कहानी का सीन किमाकी पर शिफ्ट होता है। वो अपने क्लैन के साथ एक नई सप्लाई जर्नी पर निकलने के लिए रेडी है। उसका एक्सपीरियंस्ड ग्रैंडफादर उसे टूल्स के बारे में फाइनल इंस्ट्रक्शंस देता है कि कैसे उसे अपनी मोबाइल फर्नेस, कंप्रेस्ड फ्यूल और ट्रू सिल्वर का सही से इस्तेमाल करना है और उनमें विल पावर चैनल करनी है। वो उसे स्ट्रांगली रिमाइंड करवाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा अपने लोगों की प्राइड को याद रखे और उसकी क्यूरियोसिटी की जो आग उसके अंदर जल रही है उसे किसी भी कंडीशन में बुझने ना दे। किमाकी बड़े प्यार से अपने ग्रैंडफादर और पार्टी मेंबर्स को अलविदा कहती है और प्रॉमिस करती है कि जब वो दोबारा मिलेंगे तो अपनी इस नई जर्नी की एक्साइटिंग स्टोरीज ड्रिंक्स के साथ शेयर करेंगे। एक बहुत ही चीयरफुल और लाइट हार्टेड फेयरवेल के बाद किमाकी बाकी ड्वार्फ्स के साथ अपनी एक्सपीडिशन पर आगे बढ़ जाती है। इस फेस टू फेस एनकाउंटर ने सेराफीना के दिमाग और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को पूरी तरह से चेंज कर दिया। अब तक वो ईस्ट के लोगों और क्रीचर्स को सिर्फ सैविज बारबेरियंस और मॉन्स्टर्स समझती थी जिन्हें मिटा देना चाहिए, पर उसने आज अपनी आंखों से देखा कि जो कॉमन सेंस वेस्ट में अप्लाई होता है वो यहां पर पूरी तरह से इनवैलिड है। यहां के बीस्ट्स सिर्फ अग्रेसिव नहीं हैं, बल्कि उनके पास एक डीप फिलॉसफी और समझ है। सेराफीना वियोर को कन्फेस करती है कि उसकी ये पूरी एक्सपीडिशन एक प्रेजुडिस्ड माइंडसेट पर बेस्ड थी जो अब बिल्कुल इररिलेवेंट लग रही है। अब वो अपनी इस लॉन्ग एक्सपीडिशन को यहीं पर एंड करना चाहती है। उसका नया मकसद अब अपने लोगों में लौटकर उन्हें ये समझाना है कि इन क्रीचर्स और यहाँ के लोगों के साथ कॉन्क्वेस्ट यानी तबाही मचाने वाले युद्ध करने से बेहतर है कि उनके साथ हेल्दी एक्सचेंज और कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया जाए, जिससे दोनों साइड एक पीसफुल फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकें। एक बहुत ही इमोशनल और लाइफ चेंजिंग मोमेंट में सेराफीना फॉर्मली अनाउंस करती है कि वो अपनी नाइट की पोस्ट से हमेशा के लिए रिजाइन कर रही है। उसके ठीक बाद वो वियोर के पास आती है और उससे कहती है कि वो उससे शादी करना चाहती है और ब्लश करते हुए कन्फेस करती है कि वो उससे डीपली प्यार करती है। ये अचानक सुनकर वियोर थोड़ा फ्लस्टर्ड और शाई हो जाता है, लेकिन वो इमीडिएटली और हैप्पीली इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। कहानी के बिल्कुल फाइनल सेगमेंट में माहौल एकदम से सीरियस और डार्क हो जाता है जब सीन किंगडम ऑफ इल्डोरन की ग्रैंड रॉयल कैपिटल में शिफ्ट होता है। वहां पर मारग्रेव सीडियस लेवेलेंट, जो कि एक्चुअली में सेराफीना का ही भाई है, किंग उइसलब्रो को उनकी 17th एक्सपीडिशन की फाइनल रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहा होता है। किंग इस रिपोर्ट को सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता और गुस्से में सीडियस पर चिल्लाकर पूछता है कि जब उनकी आर्मी के पास अभी भी स्पेयर स्ट्रेंथ बची हुई थी तो इस एक्सपीडिशन को अचानक बीच में क्यों रिकॉल कर लिया गया। किंग को वहां के आम लोगों की भलाई, किंगडम की फाइनेंशियल रिकवरी या सोल्जर्स की हालत में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर फिक्स्ड है और वो है अपनी खोई हुई बहन वाइस्टेरिया, जो कि रियल में सेराफीना है, को वापस लाना। किंग का फर्मली मानना है कि ईस्ट के उन दरिंदे बारबेरियंस ने उसकी प्यारी बहन को चुरा लिया है और इसी पर्टिकुलर रीजन से उसने अपनी सिस्टर को नाइट कमांडर की हाई पोस्ट देकर वहां भेजा था। अब जब वो अपनी बहन को रेस्क्यू करके लाने में कंप्लीटली फेल हो रहा है तो किंग सीडियस को एज अ पनिशमेंट ये डायरेक्ट और हार्श कमांड देता है कि वो इस शॉर्ट रिप्रीव में अपनी सारी मिलिट्री फोर्स को जल्दी से रीऑर्गेनाइज करे। किंग का ऑर्डर है कि किसी भी हालत में नेक्स्ट स्प्रिंग तक 18th एक्सपीडिशन को फुल फोर्स के साथ लॉन्च किया जाए ताकि उन बारबेरियंस को उनकी जड़ों से उखाड़ फेंका जा सके। सिडियस फॉर्मली घुटने टेककर इस रॉयल ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो उस थ्रोन रूम के बाहर आता है उसके चेहरे के इंटेंस एक्सप्रेशंस उसके अंदर चल रहे डीप कॉन्फ्लिक्ट को साफ दर्शाते हैं। सिडियस जानता है कि एज द हेड ऑफ द लेवेलेंट्स उसे अपने हाउस की ड्यूटी निभानी है और रॉयल फैमिली की शार्प ब्लेड के रूप में हमेशा काम करना है, भले ही उसकी खुद की पर्सनल डिजायर्स कुछ भी हों।
वो कॉरिडोर में चलते हुए अकेले में एक डार्क वाव करता है कि इन कंटिन्यूअस ईस्टर्न एक्सपीडिशंस का सिलसिला उसकी जनरेशन में ही पूरी तरह से खत्म होगा, और उसके लिए वो इस बात पर अडिग है कि वो इन बारबेरियंस को हमेशा के लिए एक्सटर्मिनेट कर देगा। इस तरह कहानी एक बहुत ही टेंस और ड्रामेटिक क्लिफ हैंगर पर एंड होती है, जहां एक तरफ सेराफिना पीस, अंडरस्टैंडिंग और लव की एक नई राह पर आगे बढ़ चुकी है, वहीं ठीक उसके ऑपोजिट उसके अपने देश का जिद्दी किंग और उसका खुद का सगा भाई ईस्ट के खिलाफ एक बिल्कुल नई तबाहीकारी और भयंकर युद्ध की तैयारी शुरू कर रहे हैं।